ऑनर्स के साथ, पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ यहां पर शहीदों को नमन, शहीदों को श्रद्धांजलि, आखिरी सलाम, आखिरी नमन। पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट से। शहीदों को नमन, श्रद्धांजलि, और वाकई पूरा देश इनका कर्ज संभवतः कभी नहीं उतार पाएगा। वैसे सेना में कहा जाता है कि कभी कोई वैक्यूम नहीं होता, लेकिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जाने से जो वैक्यूम, जो अपूर्णीय क्षति हुई है, उसकी भरपाई संभवतः आने वाले समय में बिल्कुल नहीं की जा सकती। थिएटर कमांड से लेकर पूरी तीनों सेनाओं के बीच का कोऑर्डिनेशन हो, सीडीएस जनरल बिपिन रावत। आपने देखा आज की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लाल चौक से लेकर तमिलनाडु, हर जगह लोगों की आंखों में आंसू थे। जीडी बख्शी साहब मेरे साथ हैं। सर, वो तस्वीरें जब हम देख रहे थे, लोगों की आंखों में आंसू थे, लोगों को लग रहा था जैसे कोई उनका अपना चला गया, और अब ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। जीडी बख्शी सर, देखिए, आंसू, अपनी आंखें सूखी रखना ऐसे समय में ज़रा मुश्किल है। हार्डन सोल्जर्स भी जब अपने कॉमरेड्स को इस तरह क्षत विक्षत शरीर देखते हैं, उनकी आंखें गीली हो जाती हैं। और मैं आपको बता दूं, जितनी लाशें शायद मैंने अपने जीवन में देखी हैं, शायद ही मेरे कोलीग्स ने भी उतनी देखी हूँ। हर रैंक पे मैं लड़ाई में रहा हूँ मैं। आपने लेकिन अमीश जी आज जनरल रावत के बारे में एक बहुत अहम बात बोली है। मैं उनको पर्सनली जानता हूं, क्योंकि वो मेरे जेंटलमैन कैडेट थे। आईएमए में मैंने उनको ट्रेन किया है, सिखलाई दी है। जब वो चीफ बने, आर्मी चीफ, तो मैं उनसे मिलता रहता था। मैं उनसे मिलता रहता था। और एक बार जो पहली मीटिंग में उन्होंने मुझे बोला, जब वो चीफ थे, मैं कुछ एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पेट्रन हूँ, काम कर रहा हूँ, उन्हें बोला, साहब पहली चीज आप करिए, जो बेचारे मारे जाते हैं वो तो चले जाते हैं, उनको पेंशन उनकी विडोज को मिलती है, बहुत पैसा वगैरह फौज देती है, बहुत कुछ करती है, लेकिन जो बेचारे विकलांग हो जाते हैं, उनकी तो लाइफ जिंदा हेल है। उनके घर वाले उनको चांटे मारते हैं, उनसे परेशान हो जाते हैं। उनके लिए कुछ करो, कुछ करो। यू अंडरस्टैंड? उसका कंसर्न केवल दिखाने वाला नहीं था, वो एक कॉम्बैट सोल्जर था जिसके दिल से ये चीख निकली। देखिए, मैं जब कारगिल में लड़ रहा था, मेरी पलटन, अपनी पलटन के 6 मेरे वीर शहीद हुए थे और 21 घायल हुए थे। लेकिन आज आप मुझसे पूछिए कि सबसे ज्यादा दर्द मुझे किसका है? मेरा एक सबसे अच्छा नायक प्रीतम सिंह, मेरा बहुत अच्छा कमांड लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर, उसकी दोनों आंखें गई। आज भी वो अंधा है बेचारा, 28 साल के बाद उस युद्ध के। वो मेरे मन में जो टीस उसको देख कर आती है। जब मेरे को मौका मिलता है, मैं उसे घर बुलाता हूँ, कुछ करने की कोशिश करता हूँ। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मैंने कुछ वित्तीय सहायता अपनी तरफ से देने की कोशिश की। जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, उसको बेस्ट से बेस्ट नेत्रालय मद्रास में भेजा, जो कि फॉरेन अस्पतालों से बेटर है, ताकि उसकी आंखें ठीक हो जाए, एक आंख ठीक हो जाए। नहीं हुई साहब। ये दर्द हम जानते हैं, और ये दर्द एक कॉम्बैट सोल्जर जानता है, जिसने लड़ाई देखी है, जो चॉकलेट क्रीम सोल्जर नहीं है। ठीक है साहब, जो चॉकलेट क्रीम सोल्जर नहीं, जो लड़ाका है, एक के बाद एक जिसने युद्ध देखे हैं, वो उसकी सोच ऐसी होती है। ही वॉज अ कॉम्बैट सोल्जर। अमीश, आज आपने इस जनरल, हमारे सीडीएस को सबसे बड़ा ट्रिब्यूट दिया। थैंक यू। चलो, ये पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और जो जितने भी जवान शहीद हुए हैं, उनके पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पर, यहां पर कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे पालम एयरपोर्ट। रक्षा मंत्री भी पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे, तीनों सेनाओं के प्रमुख, और फिर श्रद्धांजलि दी जाएगी पूरे राजकीय सम्मान के साथ, पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। जनरल सिंह, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि वैसे सेना में कभी कोई वैक्यूम नहीं होता, लेकिन पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनका वैक्यूम मतलब
मुझे नहीं पता मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो वैक्यूम संभवतः नहीं भर पाएगा कभी सीडीएस जनरल बिपिन रावत का। जनरल सिंह, हेलो, उनके परिवार के लोग सिस्टम है जी सर कि हम हमेशा जो भी कभी घायल हो जाता है या जिसकी जान चली जाती है उसका नंबर 2 हमेशा टेक ओवर करता है और ज़्यादा देर नहीं लगती उसमें। और अभी हम एक परमाणु शक्ति हैं, एक उभरता हुआ वर्ल्ड पावर हैं और सीडीएस जैसा अपॉइंटमेंट खाली नहीं रह सकता, एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रह सकता। तो उसके कारण जो भी सीनियर मोस्ट चीफ हैं आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, उसको गवर्नमेंट ने कहा होगा कि आप टेम्पररी तरीके से या आप एक ऑफिशिएटिंग रोल में सीडीएस का जिम्मेवारी संभालें और जब तक हम फैसला कर लेंगे और कौन पक्का सीडीएस बनेगा तब तक आप संभालें, क्योंकि ये पोस्ट खाली नहीं रह सकता। जनरल सिंह, अब तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, ये सीधी तस्वीरें हैं जो एक एक करके जितने भी पार्थिव शरीर हैं जो शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीरों को पालम एयरपोर्ट लाया गया है और पूरे सम्मान के साथ उनके परिवार के लोग, बहुत मुश्किल समय परिवार के लिए, लेकिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने जो देश के लिए किया, जो तीनों सेनाओं के लिए किया, थिएटर कमांड से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देश के बिपिन रावत, वो कर संभवतः कभी नहीं उतारा जा सकेगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख कुछ देर में पालम पहुंचेंगे और फिर अंतिम विदाई सीडीएस, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, कल आम लोग दर्शन कर पाएंगे। कल 12:30 बजे सेना के मेरे सहयोगी अरुण पालम एयरपोर्ट से मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे थोड़ी देर में। देखिए अमन, 8:30 बजे का वक्त बताया गया है जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर, जहां पर जो पार्थिव शरीर हैं सीडीएस बिपिन रावत के, उनकी पत्नी के, उनके अलावा 12 अन्य लोगों के, वो आ चुके हैं यहाँ पर। 3 लोग ऐसे थे जिनके शव की पहचान हुई थी, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और ब्रिगेडियर जो उनके स्टाफ के थे। 3 लोगों के शव उनके परिजनों को आज ही सौंप दिए जाएंगे, इस तरह की बात वायुसेना की तरफ से कही गई है, सेना की तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन जिन लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि अमन काफी टफ टेरेन में जिस तरह की दुर्घटना हुई थी, शव काफी हद तक जल चुके हैं, तो जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है उनकी शिनाख्त हो जाने तक उनके जो मोर्टल रिमेन्स हैं, उनके पार्थिव शरीर हैं, उनको आरआर हॉस्पिटल में दिल्ली में ही रखा जाएगा। उनके परिजनों से डीएनए मैचिंग करके तभी उनके शव को उनके परिवार के लोगों को सौंपा जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद 8:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख टेक्निकल एयरपोर्ट पालम पहुंचने वाले। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा अमला चाक चौबंद है, यहाँ पर रूट लग गया है प्रधानमंत्री का, पुलिस सतर्क है यहाँ पर। थोड़ी देर पहले वो विमान लैंड किया जो तमिलनाडु से आया था और पार्थिव शरीर को लेकर के आया था। तो अब से थोड़ी देर बाद जो आखिरी एक तरह से रिस्पेक्ट होता है, अंतिम रिस्पेक्ट प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत एक छोटे से परिवार से, उत्तराखंड से किस तरह से सेना में और 11वीं गोरखा राइफल्स में, जो 11वीं गोरखा राइफल्स है उसकी 5वीं बटालियन में वो शामिल हुए थे। उनके पिता भी 3री बटालियन में शामिल हुए थे और 5वीं बटालियन के कमांडर बने थे, जिसमें बिपिन रावत शामिल हुए थे सेना में। और उसके बाद किस तरह से डिप्टी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर पिता और पुत्र दोनों इकलौती ऐसी जोड़ी है, पिता और पुत्र की, जिन्होंने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर काम किया था। लेकिन इसके बाद बिपिन रावत और ज्यादा तरक्की किया, उन्होंने थल सेना के अध्यक्ष बने, बाद में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। तो अमन, एक बड़ा कद, एक बड़ी सेवा राष्ट्र के लिए जनरल बिपिन रावत ने की थी और पूरा देश प्रधानमंत्री समेत उनको अंतिम विदाई देने के लिए, आपने देखा था किस तरह से तमिलनाडु में जब उनके मोर्टल रिमेन्स, उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा था, तो सड़क के दोनों किनारे आम जनता जो शायद सीडीएस बिपिन रावत से कभी मिली भी ना हो, उसकी आंखें भी नम थी। उन लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, फूलों की बारिश की, पुष्प वर्षा की। तो एक सैनिक
जो देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचा था, उसके प्रति जनता का, आम लोगों का सम्मान था। और खुद प्रधानमंत्री जिस तरह से पालम टेक्निकल एयरपोर्ट आ रहे हैं, उनके साथ कैबिनेट के सहयोगी आ रहे हैं, सेना के तीनों प्रमुख आ रहे हैं, ये दिखाता है कि देश के सैनिकों के प्रति, देश के जिन लोगों ने देश की सुरक्षा को लेकर के पूरा जीवन खपा दिया, लगभग 42 साल की सेवा देश की, उनके प्रति किस तरह की गहरी श्रद्धा रखता है देश और श्रद्धांजलि देने के लिए उत्सुक है। साथ ही साथ अगर बात करें आप अमन, किस तरह से देश की सुरक्षा को लेकर के वो सोचते थे, थिएटर कमांड बनाने का उनका जो सपना था, वो एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन देश की सुरक्षा और रक्षा नीति में था। क्योंकि चीन का खतरा जिस तरह से था, और चीन की जो एक थिएटर कमांड, जो पश्चिमी थिएटर कमांड है, वो हिंदुस्तान के मसले देखती है। तो जनरल बिपिन रावत भी चाहते थे कि हमारी भी थिएटर कमांड हो, जो उचित समय पर एक साथ समन्वय करके थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों एक साथ स्ट्राइक करें, एक साथ पूरी ताकत से हमला करें दुश्मन पर। यह उनका सपना था, जिसके लिए उन्होंने काफी काम किया था। पाकिस्तान को लेकर के भी उनका एक थिएटर कमांड बनाने का इरादा था, जो उस सीमा पर पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उनको देखे, उनका सही समय पर समुचित जवाब दे, उचित जवाब दे। और एक और बड़ी बात अमन, पूरे दुनिया में जिस तरह से आधुनिक उपकरण, आधुनिक हथियार सेनाओं को मिल रहे थे, सीडीएस विपिन रावत ने भी इसको लेकर के, सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के काफी काम किया था। और वो चाहते थे कि हमारी सेना आधुनिक हो, हमारी सेना सुसज्जित हो, और ऐसे हथियार हमारे पास हों कि हमारी सेना दुश्मन के सामने जब जाए तो वो 1962 वाला मामला न रहे। इस तरह की सेना हमारी होनी चाहिए कि चीन जैसे सुपर पावर, जिसकी सेना अपेक्षाकृत रूप से अगर संख्या की बात करें तो हमारी सेना से ज्यादा बड़ी है, लेकिन अगर जज्बे की बात करें, बहादुरी की बात करें, तो हिंदुस्तान की सेना के पास ऐसे इक्विपमेंट हो जो उनका आंख में आंख डाल करके सामना कर सके, करारा जवाब दे सके। तो इन सारी चीजों को सोचते हुए, विचारते हुए और सेना में रहते हुए कर्तव्य पथ पर उन्होंने अपनी शहादत दी है, जिसको पूरा देश समेत प्रधानमंत्री सलाम कर रहा है आज। बिल्कुल अरुण, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मतलब आप समझिए, घर में घुसकर मारना इन्होंने सिखाया। म्यांमार में जो सर्जिकल स्ट्राइक, जो घर में घुसकर मारा गया था ना, उत्तर पूर्व में आतंक का खात्मा, म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक, 2.5 मोर्चे पर लड़ाई, चीन की बात और दूरदर्शी सोच। जिस तरह से पाकिस्तान से बड़ा खतरा चीन, ये गलवान से पहले ही बता दिया था अगर किसी ने, तो वो थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। मतलब गलवान में अगर भारत को बलवान, अगर भारतीय सेना ने हड्डी तोड़ पराक्रम दिखाया था, आपको याद होगा जब चीन के सैनिकों की हड्डियां तोड़ी थी हमारी सेना ने गलवान में, तो उसके पीछे भी ये सोच थी कि पाकिस्तान से बड़ा खतरा चीन है। ये दूरदर्शी सोच देने वाले जनरल बिपिन रावत, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, दूरदर्शी सोच, सेना को मॉडर्नाइज करने की चीज हो, थिएटर कमांड की बात हो, या तीनों सेनाओं के बीच का कोऑर्डिनेशन हो, वो जनरल बिपिन रावत ही थे। और ये आप देख पा रहे हैं पार्थिव शरीर, कुछ शवों की पहचान नहीं हो पाई है, ये भी कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। 9:15 बजे राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे, अब ये भी जानकारी हमको मिली है, दिल्ली पहुंच चुके हैं पार्थिव शरीर। कोमोडोर जीजे सिंह मेरे साथ हैं और मेरे साथ ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आरके सिंह हैं। सबसे पहले कैप्टन सिंह, अपूर्णीय क्षति देश के लिए। कैप्टन सिंह, अपूर्णीय क्षति देश के लिए। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आरके सिंह, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, डॉक्टर आरके सिंह, अपूर्णीय क्षति देश के लिए। और किसी भी वक्त यहां पर प्रधानमंत्री। हाँ जी जी सर, बिल्कुल सर, बोलिए सर। कोमोडोर जीजे सिंह मेरे साथ हैं। कोमोडोर सिंह, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही मतलब अपूर्णीय क्षति देश के लिए। देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लॉस है, मगर मैं कहूंगा कि द शो मस्ट गो ऑन, शो तो चलता रहेगा, क्योंकि ये एक हमारा एक ऐसा टाइम है, समय है, जिसके अंदर बहुत ही हमें इस चीज की दुख है और ग्रीफ है, बहुत ही इमोशनल टाइम है, मगर एज ए नेशन हमें इसके ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक देश का, नेशन का मामला है। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे जनरल बिपिन रावत साहब थे, जो सीडीएस थे, वो एक बहुत बड़ा
जिसे कहते हैं कि गैप छोड़ गए पीछे, मगर उसको आने वाले समय में हम पूरा तो कर पाएंगे। मगर ये एक सिंबल थे जिन्होंने हमारी कन्वेंशनल आर्म फोर्स जो थी उसको एक बहुत मॉडर्न आर्म फोर्स बना दिया। ये उसके जर्नी के एक सिंबल बन गए, एक जिसे कहते हैं कि तस्वीर बन गए, जिन्होंने हमें जो पुराने किस्म के इक्विपमेंट थे, हमारे पास जहाज थे, टैंक थे, राइफल्स थी, उसको बदलकर अपनी टेन्योर के अंदर हमें वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट आर्मी बना दिया। और साथ में जैसे हम देखते हैं कि मिसाइल सिस्टम आ गए, बराक एंड ब्रह्मोस की तरह, और राफेल जहाज के अंदर जैसे हम देख रहे हैं कि मीटियोर एंड स्कैल्प एंड क्या उनकी तारीफ करें कि इतना कुछ लेके आ गए। आज हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो 3 डायमेंशनल हो चुकी हैं और तीनों में बहुत बड़ी उन्नति, बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयर फोर्स हो, तो उन्होंने एक 1 पॉइंट एडवाइस जो थी गवर्नमेंट को देकर उसको इतना आगे कर दिया। क्योंकि मैं समझता हूं कि सबसे मुश्किल काम जो आता है वो मानसिकता को बदलने का आता है। और हमारे ये रावत साहब ने, सीडीएस साहब ने, जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है उसकी ब्यूरोक्रेसी है, जहां पे बहुत रेड टेपिज्म था, उसको कन्विंस करके अपनी कम्युनिकेशन, अपनी कन्विंसिंग रीजनिंग पावर के साथ इतना हमारी फोर्सेस को आगे लेके आ गए कि आज हमको याद करते हैं कि क्या हमें आने वाले समय में इतने स्टेटस के, इतने बड़े लेवल के जो ऑफिसर हैं, जिनकी मैं समझ तो जन्म से एक मिलिट्री बैकग्राउंड, जिनके फादर, पिताजी खुद एक आर्मी के जनरल थे, फिर ये बने एक जनरल, और उसके बाद इन्होंने एक नई सीडीएस पोस्ट को क्रिएट करके उसको सेट इन मोशन किया, उसको चलाया। क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो होता है वो पटड़ी को बिछाने का होता है। इन्होंने पटड़ी बिछा दिया, दूसरे सीडीएस आएंगे, वो चलाएंगे, उसके ऊपर अपना इंजन चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, मगर पहले पटड़ी को बांधना, उसको रखना, सारे सिस्टम को क्लीन अप करना, सारे सिस्टम को बदलना, फिर सबको कन्विंस करना। खास करके ये हमारी जो पहले की मानसिक अवस्था थी कि नहीं, हम तो अपने दम पे लड़ेंगे, हमारे पास बहादुरी है। मगर आजकल की जो वॉरफेयर है, जो आर्ट ऑफ वॉरफेयर है, लड़ाइयों के तरीके हुनर बदल चुके हैं। आजकल टेक्नोलॉजी है, ओवर द होराइजन वेपन सिस्टम्स हैं, हमको पता नहीं लगता कहां से फायर आ रहा है। क्योंकि आजकल जैसे आप सुनते हैं, आप प्रोग्राम चलाते हैं कि ऐसे सिस्टम आ चुके हैं जो कि स्टेल्थ हैं, और आप मिसाइल आपके ऊपर गिर रहे, मगर आपको पता नहीं ये कहां से आ रही है, और आपको ये पता नहीं लगता कि जहाज इतनी स्पीड से आ रहा है कि वो फायर करके, जैसे हमने बालाकोट ऑपरेशन में किया था कि हमारे जो मिराज गए, उन्होंने पहले 30-25-30 किलोमीटर पहले ही उनको स्पाइस जो बॉम्ब थे छोड़ दिया, गाइडेड मिसाइल प्रिसीजन, जाके बिल्कुल टारगेट के ऊपर लगे। तो ऐसी जो वॉरफेयर है वो बदल चुकी है। क्योंकि अगर हम देखें हमारी जो बहादुरी या जो ट्रेनिंग जो है, वो इस टेक्नोलॉजी के सामने अगर कोई ऐसा वेपन हमारे ऊपर, हमारी फौज के ऊपर गिरता है, तो वो वहां पे हमारे जो जकारे हैं, हमारी जो एक होती है कि जोश के साथ लड़ेंगे, उसके क्या काम है, उनका कोई काम नहीं रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मॉडर्न वॉरफेयर इवॉल्व हो रहा दुनिया के अंदर, कलयुग के अंदर, ये जो बढ़ रहा है काम, इसके साथ मिलाने में हमारे सीडीएस जनरल रावत साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमारे ये पॉलिटिकल क्लास को क्या होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जानते हैं, अपने वोट बैंक को जानते हैं। उनका जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो सिर्फ
अपने वोट बैंक के ऊपर फोकस होती है। मगर हमारे ये जो मिलिट्री लीडरशिप होती है और जो टॉप की वो सिर्फ दुनिया को समझती है, इतना मायोपिक छोटा उनका दृष्टिकोण नहीं होता। और हमने देखा है कि हमारे ये रावत साहब जो थे, इन्होंने कांगो में सर्विस किया, इन्होंने अपने LAC और LOC को तो पूरा इनको लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड इनको पूरा मालूम था। मगर कांगो में सर्विस में लेकर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग करना, फिर उसको समझ करके उसका जो हमारे पॉलिटिकल क्लास के अंदर लोग होते हैं, कुछ उसके पीछे होते हैं, कुछ मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा भी हैं, आपको बताते हैं डिफेंस एक्सपर्ट हैं और जनरल बिपिन रावत के बैचमेट रहे। मेरे ख्याल से आज पूरा देश उनको सुनना चाहेगा, कुछ ऐसी बातें, कुछ वो यादें। जनरल शर्मा, जय हिंद। अमीश जी, ये जो कल हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। मैं तो इसको कहूंगा कि ये एक ब्लैक डे है इन द हिस्ट्री ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑफ द नेशन, जिसके बीच में हमने एक जांबाज और जोशीले सिपाही जनरल बिपिन रावत को खो दिया। ये जो घटना है, इसके कि मैं आपसे बताऊं पर्सनल तौर के ऊपर में, वो मेरे कोर्समेट थे, मेरे बडी थे और मेरे दोस्त यार थे, और उनको खोना मेरे दिल पे एक बहुत बड़ा आघात है। दूसरा, देश ने एक अपना लाल खोया है, एक नेशनल हीरो खोया है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेशनल हीरो खोया है, उन्होंने जो अपने कार्यकाल के बीच में किया है, उससे हमारे देश की जो इतनी छवि है वो विश्व के बीच में काफी ऊंची हुई है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो आर्म फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड में नाम हमारा आना शुरू हो गया था। पाकिस्तान और चाइना का तो मुंह बंद ही कर दिया हुआ था। तो जैसा कि बाकी लोगों ने बताया, मैं आपको अपने पर्सनल, क्योंकि मैंने उनके साथ में शुरू में ट्रेनिंग की थी, उनके साथ में नौकरी की, उनके साथ कोर्स किए, तो सबसे पहले वो मेरे कोर्समेट थे। 1974 में NDA खड़गवासला में हम लोग इकट्ठे रहे और 3 साल इकट्ठी ट्रेनिंग की हम लोग, और कंधे से कंधा मिला के दौड़े भी, खेले भी की, सब कुछ किया और रगड़ा भी खाया उसके बीच में। वहां मैंने देखा एक छोटा सा पहाड़ी साफ सुथरे दिल का, जिसमें बीच में जोश था और जुनून भी था, और जो कहते हैं ना, पहले से ही होश लेके आया हुआ था। मैं आज सिर्फ तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन उसके बीच में ऐसा फोकस था, उसका कोई मुद्दा वो यही नहीं था। वो मेरे को कहता था कि मैं यहाँ पर इसलिए हूं कि ये इतनी सख्त जो ट्रेनिंग है, पहले हम लोग इसको पूर्ण कर सके। वो उनका जो फोकस था, इमीडिएट फोकस था, कहीं जनरल वर्नल बनने का नहीं था। और एक और घटना सुनाऊंगा आपको NDA की। एक मेडिकल चोट के कारण उनको एक स्टेप पीछे होना पड़ा। ये मैं उनकी प्रशंसा में कह रहा हूं। शायद मैं होता या कोई और होता, ऐसा डिमोटिवेट होता कि ये पहला ही स्टेपिंग स्टोन है और उसके बीच में ही हम पीछे हो गए अपने साथियों से। तो लेकिन उसने चैलेंज ली। मैं उसको जब मिला तो उसने बोला, अरे के कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देखता है। और उन्होंने उसको एक मोटिवेशन लिया और दिन रात काम किया और एक स्टेप की जगह 3 स्टेप आगे लिए। और जब लोग IMA से पास आउट हुए तो सबसे अग्रिम ऑफिसर, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। ये था छोटे होते से ही उनका जुनून। दूसरी बात, वो जब भी उन्होंने बटालियन के बीच में अपने एक यंग ऑफिसर थे, तो उनके CO, क्योंकि मैंने बटालियन कमांड की थी नाथुला में, उन्होंने किबिथु में कमांड की थी नॉर्थ ईस्ट में, और जब वो यंग मिडिल ऑफिसर थे तो उनके
जो सीओ और वो बताते थे कि उनके बीच में वो देखते थे डायनामिक और एंटरप्राइजिंग अफसर देखते थे। और दूसरी बड़ी बात जो मैं कहूंगा आज शायद अलग लगेगी कि वो एक जस्ट लाइक मानेक शाह, फील्ड मार्शल मानेक शाह जैसे ही थे। वो उनका बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अप्रोचेबल थे। और उनका मुद्दा, उनका पहला पॉइंट क्या होता था? वेलफेयर ऑफ मेरे ट्रूप्स, मेरे सोल्जर्स। वो उस टाइम पे ये नहीं सोचते थे कि मैं जनरल पे पहुंच जाऊं या मैं अपने सोल्जर्स का देखभाल ना करूं। तो ये कहूंगा कि मानेक शाह जैसे, वो भी उन्होंने दिल जीत के रखा हुआ था अपने सोल्जर का। उनके जो जब वो कमांड कर रहे थे, लोग उनके लिए जान देना चाहते। मैं तीसरी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। जी। जब हम कर्नल की कमांड करके हम लोग जब हायर कमांड में गए मऊ में, तो जब आप बहुत अच्छी कमांड करते हो तभी आपका हायर कमांड आता है। तो हम दोनों इकट्ठे गए थे। वहां पर हम लोग बगैर फैमिलियों को गए क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे। तो वहां पर हम शाम को कभी वॉक करते थे, कभी टॉक करते थे, कभी किसी में चलते थे। तो मैंने एक चीज नोटिस की थी उनके बीच में कि कोई भी बाहर से आता था, चाहे वो ऊंचे दर्जे का अफसर आता था या कोई भी R&D से किसी से आता था, तो हर चीज के लिए वो उसका सवाल करते थे और हर चीज के लिए पूछते थे ये क्यों और ये ऐसे क्यों नहीं हो सका। तो मैंने उनको बोला, यार विपिन तू क्यों ऐसा करता है? वो बोलता है आरके, वो मुझे आरके बुलाते थे कि आरके यार अगर चेंज लाना है तो सवाल तो पूछने पड़ेंगे। ये इट इज वेरी इजी टू हैव द स्टेटस को। और मुझे आज बात वो याद आ रही है कि वो उस वक्त का कहा हुआ कर्नल की रैंक का उन्होंने वही चलाया सिलसिला। और जब वो चाहे वो कोर कमांडर थे, चाहे वो चीफ बने, और CDS के बीच में उन्होंने वही एक जुनून रखा। साथ में मैं आपको बता दूं, ज्यादा ना कहूंगा, लेकिन वो एक रेयर कॉम्बिनेशन थे हेड एंड हार्ट के। उनके बीच में एक बहुत ही एक वाइब्रेंट माइंड था और हार्ट एक, मैं बोलता हूं, एक बहुत ही सॉफ्ट सा हार्ट था। और वो हमेशा कंपैशनेट रहते थे, अप्रोचेबल रहते थे। उनकी जो मैं जो कहूंगा उनकी कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी लोगों ने बहुत कह चुकी है, लेकिन मैं एक दो मुद्दे और बोलना चाहूंगा, शायद वो अलग होंगे। वो एक सिंपल बट स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और एट टाइम्स ब्लंट अफसर थे। जो वो चाहते थे वो कहते थे और वो करते भी थे। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, आर्मी हेडक्वार्टर में हम दोनों ने सर्व इकट्ठे किया। मैं डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स था और वो वाइस चीफ थे पहले, बाद में चीफ। हम लोगों ने इकट्ठे नौकरी की और मेरे को अलविदा जो नौकरी से किया उन्हीं के हाथों से हुआ था। तो मैं दो चीजें उनकी बताना चाहता हूं। सबसे पहला कि जब एक वक्त आया जब कश्मीर में इंसर्जेंसी थी, ऑल आउट ऑपरेशन उन्होंने ही, उनकी सोच थी वो चलाया। और उसके बीच में एक स्टेटमेंट आई थी, आपको याद होगा, स्टोन पेल्टर्स की। उन्होंने बोला ये इंसर्जेंसी ऐसे रुकेगी नहीं, ये स्टोन पेल्टर्स जो है शील्ड है, इनको भी डिक्लेयर किया जाए जस्ट लाइक टेररिस्ट। तो कितना हाहाकार मचा था, लेकिन उन्होंने जो चाहा वही किया। और बाद में लोगों ने बोला कि हाँ ये चीज जो ठीक है। दूसरी चीज मैं उनकी बताना चाहूंगा कि वो एक बहुत ही बोल्ड और करेजियस अफसर थे। उन्होंने यमराज को कई बार टाल दिया था। सबसे पहले जब वो एक RR ब्रिगेड कमांडर थे वैली के बीच में, तब भी एक बार ऑपरेशंस के टाइम पे उन्होंने यमराज को टाल दिया। जब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनका अपना हेलीकॉप्टर 2015 में 5 मिनट उड़ के नीचे गिर गया, सब कुछ नीचे से टूट गया, लेकिन फिर यमराज को उन्होंने वापस कर दिया। जब ये तीसरी बार गिरा तो आप मानोगे नहीं, मेरे को जैसे ही गिरा मेरे को लाइव टीवी में लिया गया। मैंने कहा नहीं, वो यमराज को पीछे करते हैं। तो वो ऐसे बोल्ड और करेजियस ऑफिसर थे जिनको मैं सलाम करना चाहूंगा। मुझे प्राउड है कि मैं उनका कोर्समेट हूं और जितने भी हम कोर्समेट्स हैं, हम सब बहुत प्राउड फील करते हैं। मैं 1 मिनट के लिए सर रोक रहा हूं क्योंकि NSA अजीत डोवल इस वक्त नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल अब पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, तीनों सेनाओं के प्रमुख, और श्रद्धांजलि दी जाएगी। NSA अजीत डोवल 8:45 पर, 8:50 पर राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि देंगे। ये सीधी तस्वीरें हैं पालम एयरपोर्ट से। NSA अजीत डोवल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, परिवार से मिलते हुए। अजीत डोवल
सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनको श्रद्धांजलि, उनका पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल परिवार से मिलते हुए। जनरल शर्मा, आप कंप्लीट कर लीजिए सर। एक चीज कहना चाहूंगा। जी, मैं कह सकता हूं अमीर जी? जी सर, बोलिए सर। जनरल शर्मा, आप बोल सकते हैं सर, हम तस्वीरें देख रहे हैं, एनएसए अजीत डोवल परिवार से मिल रहे हैं। हाँ अमीर जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। वो चीज ये है कि हम लोगों ने इकट्ठे सर्व किया था आर्मी हेडक्वार्टर के बीच में, और मैंने उनके बीच में देखा, उनके बीच में एक अग्रेसिव और ऑफेंसिव स्पिरिट थी। और जो उन्होंने, जब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, कोर कमांडर थे, जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक था म्यांमार में, उनकी प्लानिंग के और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, वही मानसिकता लेके वो आर्मी हेडक्वार्टर में आए। जब उड़ी हुआ तो वो वाइस चीफ थे और मैं साथ में, हम लोग जब प्लानिंग में बैठते थे, वो बोलते थे ये पाकिस्तान को ऐसे नहीं मानेगा, ये लातों का दूध है, इसको मार, जब तक नहीं सबक सिखाओगे। तो वो दूसरी बार भी सर्जिकल स्ट्राइक हमारी एग्जीक्यूट हुई। और जब उन्होंने चीफ की पदवी संभाली तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने बोले ओ देखो एक और तिरछी टोपी वाला आ गया। तो उन्होंने देखो उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं आज याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने बोला पाकिस्तान को ये याद रहना चाहिए कि जब 1971 की वॉर में मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसको काट दिया था, तब भी सैम मानेकशॉ तिरछी टोपी वाला था। जब कारगिल ऑपरेशन हुआ, उसके जो जनरल महेंद्र सिंह थे वो भी तिरछी टोपी वाले थे। और जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तब जनरल दलबीर तिरछी टोपी वाले थे। और अभी मैं तिरछी टोपी वाला आया हूं तो मैं तुमको तिरछा कर दूंगा, ऐसा था मेरा कोस्टमेट, ऐसा। तो मैं उसको सलाम करता हूं। हम पूरे कोस्टमेट्स हम बड़े दर्द से ये कहते हैं कि उनकी कमी पूरे देश को खलेगी। उन्होंने जो जो सुधार लाए थे, हमारी असली श्रद्धांजलि ये होगी जो उन्होंने आगे के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए किया है, जो ट्राई सर्विसेज कमांड्स के लिए किया है, थिएटराइजेशन ऑफ कमांड के लिए किया है, फोकस एंड फोर्सेस ऑन चाइना किया है। हम वो वाली चीज को आगे बढ़ाएं तो ये असली उनको ट्रिब्यूट होगी। बिल्कुल सर, और हम तस्वीरें भी देख रहे थे, परिवार से मिल रहे थे एनएसए अजीत डोवल, लेकिन आज पूरा देश जो है उनका परिवार है। संभवतः हम तस्वीरें दिखा रहे थे लगातार, जो उनका परिवार है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आरके सिंह भी हैं और विंग कमांडर अभिषेक जी भी मेरे साथ हैं। लेकिन कैप्टन सिंह, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, परिवार है उनका, एनएसए अजीत डोवल, उनसे मिलते हुए। लेकिन आज तो पूरे देश को ऐसा लग रहा है जैसे उनका कोई परिवार का सदस्य चला गया, जो शायद मिले भी नहीं कभी, वो भी इस तरह से अटैच्ड अपने आप को महसूस कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा उनका नुकसान हुआ है। कैप्टन सिंह। अमन जी, आपने तो दूर बैठे ही बिना देखे मेरे दिल की बात कह दी। हम लोग एयरफोर्स में हैं, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई जनरल रावत से, लेकिन जितना भी सुना, जितना भी पढ़ा, मुझे लगा कि वो दौर आ गया है जब हिंदुस्तान को एक थिंकिंग जनरल मिल गया है। ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर थे, सीडीएस थे, और इनकी देखरेख में जो जो पहल शुरू हुई उसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वो देश देखेगा। और जितनी सराहना अभी हम सब कर रहे हैं, शायद आने वाले वक्त में वो और ज्यादा सराहनीय हो जाएंगे। जितना मुझे पता है, मैंने इसलिए थिंकिंग जनरल कहा कि बहुत कम लोग आर्म फोर्सेस में होते हैं जो एमफिल और पीएचडी करते हैं डिफेंस मैटर्स पे। और जनरल रावत वैसे ही एक उच्च कोटि के जनरल थे, प्रोफेशनल थे, साथ के साथ एकेडमिशियन भी हो गए, तो उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी काफी आगे बढ़ गई। एज अ रिजल्ट आज हम जो देख रहे हैं, थिएटराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, हर तरह की वो चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं जिसके हिंदुस्तान को जरूरत थी टू फ्रंट वॉर को कामयाबी से रिपल्स करने के लिए। चाहे वो आर्म एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, हर तरह के साजो सामान जिसकी मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी, फेज्ड मैनर में, क्योंकि हमारे पास, हमारे मुल्क में उस तरह की लिबर्टी नहीं है कि पैसा इफरात है, बट जो भी अवेलेबल बजट है उसमें फेज मैनर में तीनों अंगों को सेना के सुसज्जित किया जा रहा है। और उसका जीता जाता परिणाम
अभी चाइना बॉर्डर पे हुआ, जब चाइनीज इंटरवेंशन हुई और हमने मिरर रिप्लेसमेंट करके चाइना को भी एक झलक दिखाई कि हिंदुस्तान कितना तैयार है। बिल्कुल, और उसी का जिक्र इससे पहले जो है कोमोडोर जे सिंह की तरफ से भी इसी बात का जिक्र किया गया था। मेरे साथ विंग कमांडर अभिषेक जी हैं, मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर। कमांडर अभिषेक, जिसका जिक्र अभी जनरल शर्मा ने किया, कोमोडोर जे सिंह ने किया, अपूर्णीय क्षति है और अजीत डोवल को इस वक्त हम देख रहे हैं। अब 1 मिनट में सर आ रहा हूं आपके पास, ये लाइव तस्वीरें हैं। एनएसए अजीत डोवल आपको नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, परिवार के लोग वहां पर हैं। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जाएगी 8:45 पर। एनएसए अजीत डोवल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर में 8:50 पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना के प्रमुख श्रद्धांजलि देंगे पालम एयरपोर्ट पर। श्रद्धांजलि 9:15 बजे राष्ट्रपति पहुंचेंगे पालम एयरपोर्ट पर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कमांडर अभिषेक, मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अभिषेक मातुमान जी हैं। विंग कमांडर अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? हाँ जी, पहुंच रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूं सर आपको। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत बड़ी क्षति हुई है देश की कल के इस दुखद दुर्घटना के बाद। जहां तक बात थी जनरल विपिन रावत की, मैं उनको पीपल्स चीफ मानूंगा, पीपल्स चीफ या पीपल्स जनरल, इस टर्म से सम्मानित करना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि आज तक जितने भी चीफ्स हुए, अब चाहे हम इसका श्रेय उनकी स्वयं की पर्सनालिटी को दें या आजकल मीडिया की अवेलेबिलिटी और जो इतना मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन जो इतना बढ़ गया है कि जन जन और बच्चे बच्चे तक हर खबर और हर चीज प्रत्यक्ष तौर पर पहुंचती है, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जनरल बिपिन रावत वाज ए पीपल्स जनरल और अ पीपल्स चीफ। जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तब भी वो सिर्फ फौजी हलकों के अंदर ही नहीं बल्कि कॉमन सिविलियन पब्लिक के अंदर भी बहुत पॉपुलर थे। और इवन एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये उनकी खूबी थी, वो कभी मीडिया शाई नहीं होते थे, अपनी बात को खुले तौर पर करते थे। ही वॉज इन टू द फेस जब भी फेसिंग द कैमरा, और जब भी अपनी बातों को, विचारों को किसी के सामने प्रकट करना होता था। कितनी बार हमने देखा कि उन्होंने वेरियस फोरम्स में यंगस्टर्स को, हमारी युवा पीढ़ी को एड्रेस किया, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में जाकर, और उनको मोटिवेट किया। तो उनका जो एक पर्सनालिटी थी वो बहुत ही ओपन एंड आउटगोइंग पर्सनालिटी के स्वामी थे वो, जिसकी वजह से काफी पॉपुलर फिगर थे। एक खास बात उनके कैरियर की जो मेरे जहन में आती है, जो मैं बिल्कुल यहाँ पर उजागर करना चाहूंगा, उनके कार्यकाल में जिस तरह का तारतम्य हमारे राजनीतिक नेतृत्व और सेनाओं के बीच कायम हो पाया था, वो पिछले कई दशकों में उसकी कमी महसूस की जा रही थी। तो ये एक यूनिक कोऑर्डिनेशन था जो इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के बाद से ये देखने में आया कि राजनीतिक नेतृत्व और फौज के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी बेहतर हुआ पुराने सालों के मुकाबले। जी, अब पहले हम देखा करते थे कि एक कम्युनिकेशन गैप हुआ करता था जब, और इसके बारे में काफी चर्चा भी मीडिया में होती थी। हमारे सीनियर ऑफिसर्स, वेटरन्स आके इस बात को अक्सर छेड़ा करते थे कि फौजी महकमे में और ब्यूरोक्रेसी के बीच कुछ कम्युनिकेशन गैप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। मैं 1 मिनट सर आपको रोक रहा हूं, ये सीधी तस्वीरें हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट पर अब पहुंच गए। एनएसए अजीत डोवल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इससे पहले संसद में पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ही दी गई थी कि किस तरह से यह हादसा हुआ। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, परिवार से मुलाकात और उसके बाद श्रद्धांजलि देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अजीत डोवल, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुख, और देखिए परिवार से मिलते हुए, ढांढस बंधाते हुए परिवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनका परिवार, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनसे मिलते हुए। इससे पहले
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, NSA अजीत डोवल उनसे मिले थे। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, अगर मेरी आवाज़ आप तक, उनके पास जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कमांडर अभिषेक, आप बोल सकते हैं सर, आप कंप्लीट कर लीजिए। तस्वीरें हैं, राजनाथ सिंह मिल रहे हैं परिवार वालों से, रक्षा मंत्री। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह का तारतम्य हमारे राजनीतिक नेतृत्व और फौज के बीच कायम किया, उसके लिए बिल्कुल भूरी भूरी प्रशंसा करनी होगी जनरल बिपिन रावत की। उन्होंने इसको पॉसिबल किया। एक और खास चीज ये थी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन था, इन सिंक विद दैट विजन जनरल बिपिन रावत ने बहुत काम किया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ जनरल रावत के नेतृत्व में जिस तरह के ठोस कदम भारत की सेनाओं ने बढ़ाए, उसका वो कभी आज से पहले कभी नहीं हुआ था। चाहे भारतीय वायुसेना हो, नौसेना हो, या इंडियन आर्मी की बात करते हैं, थिएटराइजेशन की शुरुआत करना, उस कॉन्सेप्ट को कार्यान्वित करना, अमल में लाना और उस क्षेत्र में काम करना जो कि काफी समय से पेंडिंग, कारगिल कमेटी की रिपोर्ट के बाद से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको शुरुआती दौर में अमली जामा पहनाना और ट्रैक पर डालना, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। हालांकि ये कार्य अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है और इनकी जनरल बिपिन रावत की असमय मृत्यु के कारण उनकी कमी इस पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में बहुत खलेगी। लेकिन फिर भी, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन या जो भी उनको सक्सेसर जो भी आते हैं, अब उनको एक तय रास्ता दे दिया गया है, एक ट्रैक जनरल बिपिन रावत बना के गए हैं, जिसको फॉलो करते हुए हमारी जो सेना और सशस्त्र सेनाओं का जो भविष्य दिखाई देता है आगे आने वाले दशकों में, वो डेफिनेटली पहले से कहीं बेहतर और ज्यादा रोशन दिखाई देता है। और कॉमोडोर जे सिंह, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि 2.5 मोर्चे पर लड़ने की बात भी सबसे पहले जनरल बिपिन रावत की तरफ से कही गई थी। चीन, पाकिस्तान और यहाँ अंदर इंटरनल थ्रेट, 2.5 मोर्चे पर लड़ने की बात भी सबसे पहले सीधे जनरल बिपिन रावत ने ही कही थी। कॉमोडोर जे सिंह। जी हाँ, कैन यू अमन एक बार फिर सवाल कर सकते हैं? सबसे पहले 2.5 मोर्चे पर लड़ने की बात भी चीन, पाकिस्तान और इंटरनल थ्रेट, सबसे पहले 2.5 मोर्चे पर लड़ने की बात भी सीरियस जनरल बिपिन रावत ने कही थी। कॉमोडोर जे सिंह। जी हाँ, बिल्कुल 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 आपने ठीक कहा, क्योंकि उस टाइम ऐसी हालात थे हमारे देश के अंदर कि हमें एक नई जो फिक्र था, चिंता थी, और चिंता का विषय था वो ये था कि ये पाकिस्तान और चाइना जो है, ये दोनों आपस में हाथ मिला के बहुत दोस्ती करके बैठे हुए थे और अभी भी बैठे हुए हैं। तो टू फ्रंट वॉर का एक जो हमें हमारी एक थ्रेट परसेप्शन थी वो थी, और मगर उसको संभालने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए मैं कहूँगा जिस तरीके से इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट, जिसे कि इंटीग्रेटेड कमांड थिएटर कहते हैं, जहां बैटल ग्रुप, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की बात इन्होंने देखी। जैसे मैं पहले भी आपके चैनल पे कह रहा था, आपको बता रहा था कि इन्होंने जो हमारी वॉरफेयर की आर्ट है, जो लड़ाई का एक हुनर होता है, जहां इसके मेथड्स होते हैं, वो बदलते टाइम के साथ इन्होंने उनको बदल दिया। उनके अंदर भी बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाए, और उसी का नतीजा आप ये देख रहे हैं कि इतनी देखा जाए तो हमारे देश की जितनी पॉलिटिकल क्लास है, प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर और जितने मिनिस्टर हैं, वो मैक्सिमम लोग, और मिलिट्री लीडरशिप जो है, वो अभी उनका जमावड़ा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठ देख रहे हैं, वो इस चीज को दर्शाता है कि उनका इम्पैक्ट कितना था हमारे देश के लोगों के ऊपर, हमारी पॉलिटिकल क्लास के ऊपर, हमारी फौज उसको कितना चाहती थी। और जैसे अभी आपके एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि वो पीपल्स लीडर थे और पीपल्स जनरल थे। बिल्कुल, क्योंकि एक जनरल के अंदर जैसे दो एस्पेक्ट होते हैं, दो उसके पक्ष होते हैं। अच्छा जो बड़ा मिलिट्री लीडर होता है, एक तो उसका प्रोफेशन, वो होता है आर्मी, मिलिट्री, जो भी है उसका प्रोफेशन। दूसरी उसकी बात होती है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, कितना वो आपसे मिलनसार है।
कितना आपको अच्छा प्लेजेंट लगता है जब बात करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उनको कई बार यहाँ जब हमारे बेंगलोर के अंदर एयर शो होते थे, आते थे, मैं मिलता था उनको, और जिस तरीके से प्लेजेंट तरीके से उनसे बात होती थी, मुस्कुरा के वो चीज को बताते थे, जहाँ सुनते थे, उससे पता लगता था कि उनके अंदर एक अपनी क्लास है, अपना एक चार्म है, एक वार्मथ है उनके अंदर, और वो चीजें जो थी वो सबको लुभाती थी, सबको अच्छा लगती। दैट उसी का ये रीजन है कि आप उनकी जो अब उनके पीछे जहाँ उनके लोगों के दिलों में बैठे हुए थे, वो इसी उनके अच्छे जो एक बातचीत करने का, अपने आप को कंडक्ट करने का व्यवहार था, वो एक बहुत ही प्लेजेंट और जिसे कहते हैं अच्छा लगता था, दिल को सब कुछ होते थे। और साथ में मैं ये कहूंगा कि आज इंटरनेशनल इम्पैक्ट कितना उनका देखने को आ रहा है। हमारे ट्रिब्यूट्स जैसे आ रही हैं, श्रद्धांजलि रशिया ने दी है, अमेरिका ने दी है, यूएनओ ने दी है, और यहाँ तक कि दुश्मनों ने भी अभी उनको श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि ये एक बहुत दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना हुई है। तो छोटे जो देश हैं जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, वे तो दे ही रहे हैं हमें। तो ये दुनिया का जो उनका एक विजन था, दुनिया के अंदर जो उनका एक एलिवेटेड व्यू था, वो बहुत बड़ा था। वो सिर्फ अपने बॉक्स्ड अप थिंकिंग वाले नहीं थे जिन्होंने सिर्फ बॉर्डर के ऊपर ही अपना फोकस रखा हुआ था। वो साउथ ईस्ट एशिया को पूरी तरह समझते थे, साथ में दुनिया में क्या हो रहा है, उनके जो उनका जो विजन, उनका जो होराइजन था, वो दुनिया भर का था। तो ये जो कोमोडोर सिंह, मैं 1 मिनट आ रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी अरुण जो हैं वो सीधा पालम एयरपोर्ट से मेरे साथ लगातार लाइव हैं। अरुण, 8:44 हो चुके हैं, रक्षा मंत्री और एनएसए अब तक पहुंच चुके हैं। अरुण। अमन, रक्षा मंत्री भी पहुंच चुके हैं, एनएसए भी पहुंच चुके हैं, और प्रधानमंत्री का इंतजार है, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे और वो अंतिम विदाई एक तरह से सीडीएस विपिन रावत को देंगे, क्योंकि और सारे जो डिग्निटरीज हैं और परिवार के लोग हैं वो पहले ही पहुंच चुके हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई और अब इंतजार है। मैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर आपको अमन एक बार दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर देखिए, सुरक्षा अमला, दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल सब तैनात हैं। प्रधानमंत्री का रूट लग चुका है और कुछ ही क्षणों में अब प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं। अमन, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सीधे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से देख रहे हैं, जहां जो सेना का विमान है जो पार्थिव शरीर लेके सीडीएस विपिन रावत का आया था, वो यहां पर लैंड कर चुका है और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। एक जो एक्सपर्ट थे अमन आपके साथ, वो कह रहे थे कि सीडीएस विपिन रावत ने बड़े काम इसलिए किए क्योंकि राजनीति जो हमारे देश में संवैधानिक प्रमुख होते हैं, राजनेता होते हैं, उनसे उनके संबंध बड़े अच्छे थे। एक वाकया छोटा सा मैं आपको सुना रहा हूं। इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो होता है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर 7वें नंबर पर आते हैं और सीडीएस या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो 12वें नंबर पर आते हैं। ये बात अमूमन देश के लोगों को, आम लोगों को नहीं पता होती है कि इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या कहलाता है। विपिन रावत आए थे पार्लियामेंट कुछ दिन पहले, स्मृति ईरानी कैबिनेट मंत्री हैं, वो अपनी गाड़ी में बैठ के जा रही थी और उनकी नजरें बिपिन रावत से जैसे ही टकराई, बिपिन रावत ने अपनी गाड़ी रोकी, उसके बाद वो नीचे उतरे, फिर सीधे खड़े होकर के उन्होंने सैल्यूट किया स्मृति ईरानी को। और एक बार और हमने देखा था जब रविशंकर प्रसाद मंत्री थे और विपिन रावत उस समय सीडीएस नहीं बने थे, तब पार्लियामेंट वो आए थे, तो नेताओं से वो मिलते थे, उनसे बात करते थे। हालांकि सेना और राजनेताओं का संबंध हिंदुस्तान में काफी अलग अलग माना जाता है। ये पाकिस्तान नहीं है, डेमोक्रेसी है जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति का पृथक्करण, किसको क्या काम करना है वो अपने काम तक सीमित रहता है। लेकिन जैसा कि एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि सीडीएस विपिन रावत बहुत ही कर्टियस थे, बहुत ही जनरस थे, बहुत ही आत्मीयता से नेताओं से या जो लोग भी उनसे मिलने जाते थे उनसे मिलते थे। और इसी सोमवार को अमन संसद भवन में बिपिन रावत आए थे और उसके ठीक 2 दिन बाद दुर्घटना में वो शहीद हो गए। तो कुछ ऐसी बातें थी जो दिखाई देती थी साफ साफ कि कितने हम्बल थे और कितना ख्याल रखते थे प्रोटोकॉल का। जैसा कि मैंने कहा, इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कैबिनेट मिनिस्टर 7वें नंबर पर आता था, सीडीएस 12वें नंबर पर, उसका ख्याल कैसे रखते थे और किस तरह से नेताओं को सम्मान देते थे। मैंने आपको एक वाकया बताया जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था अमन। तो ऐसे शख्सियत के लिए, ऐसे व्यक्तित्व के लिए जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान की व्यवस्था का पालन करते हुए हिंदुस्तान की सेना को इतने ऊंचे
ओहदे तक ले जाए, इतनी ऊंचाई दे। जैसा कि आप खुद बता रहे थे, थिएटर कमांड से लेकर के हिंदुस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां कश्मीर के क्षेत्र में खास तौर से थी, म्यांमार में, पूर्वोत्तर में उन्होंने बहुत काम किया था, किस तरह से म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने की थी। तो हिंदुस्तान के लिए सोचने वाला और साफ स्पष्ट, जैसे एक सैनिक को बोलना चाहिए बिना लाग लपेट के, निश्चित रूप से उन्होंने कहा था 2.5 फ्रंट का वार, किस तरह से चीन सबसे बड़ा खतरा है अमन। तो ऐसी शख्सियत के लिए यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं और आखिरी विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए सब लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज अरुण, लाल चौक पर हम तस्वीरें देखते हैं कि कुछ विरोध प्रदर्शन होता है सेना के खिलाफ, लेकिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत की शहादत पर लाल चौक पर आज श्रद्धांजलि दी गई है। हुजूम था वहाँ कश्मीरियों का, आम लोगों का, कश्मीर भाइयों का, सबका हुजूम था आज वहाँ पर, और कैंडल जलाया गया, भारत माता की जय के नारे लगे। लाल चौक से श्रद्धांजलि आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। देखिए लगातार हम बता रहे हैं, तमिलनाडु में तो वो तस्वीरें सुलूर में जहाँ महिलाएं रो रही हैं, मतलब हो सकता है संभवतः वो महिलाएं आज तक मिली नहीं होंगी, लेकिन उनको लग रहा है कि जैसे देश का रक्षक चला गया, मतलब सर के ऊपर से हाथ उठ गया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख, उनके ऊपर उनका कोऑर्डिनेशन का काम। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आरके सिंह और जनरल शर्मा, मैं एक एक कमेंट सर आपका लूंगा। पहले कैप्टन आरके सिंह, पहले मैं आपसे, जिसका भी जिक्र अरुण ने किया, ये उनकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू जो शायद हम लोगों को अब तक पता भी नहीं होता था, या लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि सेना के अफसर हैं, बहुत ही सख्त हैं और होना भी चाहिए, लेकिन ये उनकी शख्सियत का दूसरा पहलू जो अरुण बता रहे थे। कैप्टन आरके सिंह सर। अमन जी, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड जनरल थे विद रूथलेस माइंड। जहां उनको जो करना था, दुश्मन के खिलाफ एकदम सख्त, और देशवासियों के लिए, चाहे वो फौज से हो या सिविलियन हो, प्यार मोहब्बत में कोई कमी नहीं रखी। आज उसी का नतीजा है। आपने स्वयं कहा कि लाल चौक पे जिस तरह का नजारा देखा गया, वो अपने आप में दर्शाता है कि जनरल रावत द्वारा जो भी कार्यप्रणाली अपनाई गई, सॉफ्टनेस के साथ जो दृढ़ता दिखाई गई आतंकवाद से लड़ने की, वो धीरे धीरे कामयाब होती दिख रही है, और उसका जीता जागता प्रमाण लाल चौक से था। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में, जहां हमारे दक्षिण भारतीय भाई बहन फौज से ज्यादा लगाव नहीं रखते थे, वो आज देखने को मिला कि इस इंसान की, जनरल रावत की शख्सियत इतनी अच्छी थी, और उनके बारे में जो भी जैसे भी कहा गया, लोगों के दिलों में बैठा। और आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो वो दिख रहा है कि चाहे वो दक्षिण भारत हो, कुन्नूर से लेकर सुलूर तक, और चाहे देश का कोई भी कोना हो, जनरल रावत के लिए सबके दिलों में एक खास जगह थी, और पूरा देश आज गमगीन है, और ये कमी सालों साल खलती रहेगी। जनरल शर्मा, मेरे ख्याल से आप अगर बताएं, क्योंकि आप तो उनके बैचमेट रहे हैं, हम तो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं उनकी शख्सियत को देखकर, आपने तो बहुत समय उनके साथ गुजारा, आप उनके बैचमेट रहे हैं, कुछ उनकी शख्सियत का कुछ ऐसा वाक्य अगर आप बताना चाहें जिसका जिक्र अभी अरुण ने भी किया। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका एक बहुत ही हम्बल स्टाइल था और क्यूट स्माइल था, और वो म्यूजिक को भी बहुत लाइक करते थे, गुनगुनाते थे मुंह के बीच में, और कहीं पार्टी के बीच में भी आपने देखा। जनरल शर्मा, एक मिनट में अरुण के पास जा रहा हूं, कोई कॉन्वॉय आया वहां पर, उसके बाद सर मैं आपके पास आऊंगा। अरुण ओवर टू यू। अमन, जो सुरक्षा हमले की एडवांस पार्टी है, पायलट है, वो आ चुका है टेक्निकल एयरपोर्ट पालम का जो है वहां पर, और अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। जो एडवांस गाड़ियां थी उनके सुरक्षा हमले की, वो तो टेक्निकल एयरपोर्ट के सामने पहुंच चुकी हैं। तो अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी भी क्षण यहाँ पर आ सकते हैं। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और मुझे दिखाई दे रही है गाड़ियां। अगर दर्शक देख पा रहे हो अमन, आपके जरिए यहाँ पर अब प्रधानमंत्री की जो एडवांस सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं वो साफ तौर पर मुझे दिखाई दे रही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब पालम टेक्निकल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए
गाड़ियां सीधे टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर जा रही हैं, जहां पर पहले से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, सीडीएस विपिन रावत के परिवार के लोग हैं, तमाम और डिग्निटरीज हैं, सेना के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहां पर हैं पहले से मौजूद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तस्वीरों में देखिए अमन सीधे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं और अब जो उनके सुरक्षा की गाड़ियां हैं वो भी आपको दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री का काफिला देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है, इस गाड़ी में प्रधानमंत्री हैं। ये जो गाड़ी मुड़ती हुई दिखाई दे रही है इसमें प्रधानमंत्री हैं जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, जहां पर सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। उनके साथ ही साथ और भी जो लोग शहीद हुए थे 13 लोग, उनके शव भी तमिलनाडु से लाए गए हैं। तो अमन इस वक्त देश के संवैधानिक पद के प्रमुख लोगों में से एक प्रधानमंत्री, और कुछ देर बाद राष्ट्रपति को भी यहां पर आना है कहा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर उच्च पदों पर आसीन लोग होते हैं उनमें से एक प्रधानमंत्री अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, आखिरी विदाई देने के लिए सीडीएस विपिन रावत को यहां पर पहुंच गए हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री भी यहां पर पहुंचे हैं। एक तरह से देश का ये रिस्पेक्ट है, देश नम आंखों से विदाई दे रहा है अपने उस शहीद जनरल को जिन्होंने देश के लिए न सिर्फ सीमा पर बल्कि शांति के समय भी सेना के मॉडर्नाइजेशन में, सेना के आधुनिकीकरण में, सेना को तैयार रखने में, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय कायम करने में कि अगर कोई खतरा, कोई युद्ध, कोई हमला होता है तो किस तरह से भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों एक सुर में एक साथ होकर पूरी ताकत से दुश्मन का जवाब दे। इन सब बातों के बारे में सोचते हुए, फैसले लेते हुए और कर्तव्य पथ पर जाते हुए उन्होंने शहादत दी है। उसको सलाम करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सहित देश के तमाम डिग्निटरीज यहां पर मौजूद हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर। और अब आपको लाइव तस्वीरें शायद वहां से भी मिलनी शुरू हो गई होंगी अमन, जिसमें दिखाई दे रहा होगा कि प्रधानमंत्री अब वहां पहुंच गए होंगे। तो एक ये कोशिश जरूर एक राष्ट्र के रूप में हर नागरिक की आमो खास की ये है कि वो अपने शहीद सैनिकों को अंतिम विदाई देते समय पूरा सम्मान, उनकी बहादुरी का, उनके त्याग का, उनके जज्बे को सलाम करे। और प्रधानमंत्री की अगुवाई में पूरा देश इस वक्त उनके जज्बे को सलाम कर रहा है, उनके त्याग को सलाम कर रहा है, देश के प्रति समर्पण को सलाम कर रहा है। और आज दिन में लोकसभा और राज्यसभा में भी उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो अब उनको अंतिम विदाई देने के लिए पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अमन, जनरल शर्मा आप कंप्लीट कर लीजिए सर, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि जैसा मैं जनरल बिपिन रावत को जानता हूं, जैसे कि मैंने उनके सोल्जर्स ट्रुप से सुना है कि वो उनका एक हम्बल स्टाइल था, क्यूट स्माइल था, और वो म्यूजिक में ही लव्ड टैपिंग हिज फीट और अपनी गर्दन को एक साइड करके उसको एंजॉय करते थे। वो जो लीडर ऑफ मेन थे, वो अपने जितने भी उनके सोल्जर्स थे उनका उन्होंने दिल जीत के रखा हुआ था। वो उनके लिए जी जान लगा के काम करते थे और जान देने के लिए कुर्बान रहते थे। और वही जो उनकी एक स्टाइल था, जो उनकी खासियत थी, उन्होंने सिर्फ अपने सोल्जर्स का नहीं बल्कि पूरे आर्मी का, उसके बाद में ट्राई सर्विसेज का, और साथ साथ में जैसा किसी और ने भी मेंशन किया कि उन्होंने दिल जीता। जो पॉलिटी थी, ब्यूरोक्रेट्स थे, वो सब उनका सम्मान करते थे क्योंकि वो एक ब्लंट ऑफिसर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, मैं एक मिनट सर रोक रहा हूं आपको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए, युद्धवीर को आखिरी नमन के लिए, शहीदों को नमन के लिए, सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए, आखिरी नमन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर, पीछे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, श्रद्धांजलि दी जाएगी, नमन किया जाएगा और आखिरी सलामी, श्रद्धांजलि जनरल बिपिन रावत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए जी डोवल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे यहां पर। और ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ उनको आखिरी नमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और जो 13 लोग जिनकी शहादत हुई है
उन सबको नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए पूरा देश आज नमन कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक करके जितने जो भी वहां पर आप देख रहे हैं, एक एक करके सभी जवानों जिनकी भी शहादत हुई है वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें ये। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि नमन और इसके अलावा जितने भी जवान, जो अधिकारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो शहीद हुए हैं इस दर्दनाक दुखद हादसे में, उनके पार्थिव शरीर को नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हाथ जोड़कर नमन, सर झुकाकर नमन, देश के वीर सपूतों को नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी